केदारनाथ में आज भी बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढकी केदारधाम की घाटियां, ये बड़ी जानकारी है। केदारधाम में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट है और केदार यात्रा फिर से शुरू हो गई है। इसी बीच पहले बारिश और बर्फबारी की वजह से यात्रा को रोका गया था अस्थायी तौर पर, लेकिन अब यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन बर्फबारी नहीं रुक रही है। ये बड़ी जानकारी है कि आज भी बर्फबारी केदारनाथ में हुई है और बर्फ से ढकी केदारनाथ धाम की घाटियां आप देख सकते हैं। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट वहां पर है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि केदारनाथ की यात्रा जो अस्थायी तौर पर रोकी गई थी, वो यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। पहले बारिश और बर्फबारी की वजह से ही यात्रा को रोका गया था। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, बर्फबारी बारिश तो लगातार जारी है, लेकिन आज यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। पंकज, क्या जानकारी, कैसे तैयारियां? दीपा, देखिए मौसम अब साफ हो गया है प्रदेश भर में और पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान जरूर जताया गया है, लेकिन क्योंकि 2 दिन से अस्थायी तौर पर जो यात्रा रोकी गई ही थी, उसके बाद अब व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है। अलग अलग स्थानों पर जो तीर्थयात्री रोके गए थे उनको अब आगे के लिए भेजा जा रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार से भी कुछ यात्रियों को बसों के माध्यम से आगे के लिए भेजा गया है। उसके अलावा सोनप्रयाग में कई हजार यात्रियों को बारिश की वजह से जो रोका गया था, उनको भी अब आगे के लिए प्रस्थान कर दिया गया है। तो इस तरह से यात्रा को अब संचालित करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि यमुनोत्री, गंगोत्री और इन स्थानों पर भी कुछ जगह यात्रियों को रोक दिया गया था। खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रा को कई जगह स्थान रोका गया था। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, वहां पर सोनप्रयाग के अलावा कई स्थानों पर यात्री रुके हुए थे, उन यात्रियों को आगे के लिए भेजना शुरू कर दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि 2 दिन जो बरसात हुई थी उससे यात्रियों को कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। फिलहाल यात्रा को फिर से संचालित कर दिया गया है, क्योंकि मौसम साफ है। फिर भी जो यात्रा संचालन जो विभाग है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं भी यदि दिक्कत होती है तो यात्रा को फिर से अस्थायी तौर पर रोका जाए, यात्रियों को दिक्कत ना हो। क्योंकि केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है और यमुनोत्री में भी कई जगह बारिश की संभावना आज भी जताई गई है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के अनुसार ही उनको आगे भेजा जाएगा। ठीक है, मैदानी इलाकों में मौसम ठीक है, पहाड़ी ऊंचे इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी बारिश हो रही है, लेकिन यात्रा को शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की बारीक नजर है यात्रियों की यात्रा पर। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में यहाँ जगह जगह जाम के झाम से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। हालांकि भक्ति में लीन तीर्थ यात्रियों को जाम में फंसने पर भी ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हो रही है और ना ही उनके उत्साह में कोई कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तीर्थ यात्री भजनों पर झूमते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुश्किलों पर किस तरीके से आस्था भारी है, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। चमोली से खबर। चमोली में एसपी श्वेता चौबे ने बद्रीनाथ हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और इस दौरान एसपी श्वेता चौबे ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जा रही है। तो मंगलवार को केदारनाथ में 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक केदारधाम में 34 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है। ठंड की वजह से तीर्थ यात्रियों की काफी दिक्कतें उनको वहां पर हो रही हैं और बिना तैयारी के पहुंचे तीर्थ यात्री मौसम की मार झेलने को मजबूर हैं। और देखिए जो अभी तक केदार घाटी में मौत का आंकड़ा है वो 34 हो चुका है। मंगलवार को 4 तीर्थ यात्रियों की फिर से जान गई। अलग अलग वजह इसके पीछे बताई जा रही है, लेकिन ठंड भी भयंकर है और इस ठंड के बीच में जो तीर्थ यात्री बिना तैयारी के पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है मुश्किलात और ज्यादा उनके लिए बढ़ जाती हैं। ये बड़ी जानकारी है। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पड़ावों पर अभी तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ केदार घाटी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा चारों धामों की अगर आप बात कर लेते हैं तो 65 के आसपास संख्या हो गई है तीर्थ यात्रियों की मौत की। और पहाड़ प्रभात में अब बात करते हैं यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले की, जिसके तार उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। और इस मामले में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि मामला उत्तर प्रदेश का है और इस पूरे मामले में कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी दावा किया है कि उत्तराखंड से जुड़े लोगों के नाम इस मामले में सामने आएंगे तो उचित कार्रवाई उन पर भी जरूर की जाएगी, उससे भी गुरेज नहीं होगा। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत अपनी जगह लगातार चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार पर निशाना साधा और मामले की उच्च स्तरीय जांच के अलावा दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
सीएम धामी ने कहा कि ये मसला हमारा है नहीं, ये मसला यूपी का है। अगर यहाँ के कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, कोई वाकई में दोषी है, तो ये मत समझिए कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई उन पर भी होगी। जांच चल रही है, जो जो नाम सामने आएंगे होगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर अब देखिए हमलावर है। ये कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच हो और जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। ये कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है। अब देखिए इस पूरे ही मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान भी आपको सुनवाते हैं। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा उसमें, और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई चीज़ होगी तो उसमें हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कल जब से ये मामला उठा है और यूपी सरकार ने इसमें कदम उठाए हैं, कोई ना कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से आएगा, ऐसा मेरा मानना था। परंतु पूरे 24 घंटे के लगभग होने वाले हैं, अभी तक ना तो मुख्यमंत्री ने मुंह खोला है, ना ही कैबिनेट के किसी साथी ने मुंह खोला है। तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और ये एक इस बात का भी चिंता का विषय है कि ये जो ज़मीन की बातचीत हो रही है, ये एससी वर्ग की ज़मीन है, जिनको डराया गया, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए ताकि वो दबाव में रहें, और उस दबाव के तहत उनसे ज़मीनें औने पौने दाम पे उनसे ज़मीनें ले ली गई, और जिसपे बहुत सारे, मेरे को ये मानना है और इसकी अगर जड़ तक जाए तो इस पर कई सफ़ेद पोस्ट लोगों के भी नाम आएंगे। अब आपको बता दें कि जमीन घोटाले में एबीपी गंगा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद राजनीतिक कनेक्शन सामने आने के बाद अब सियासी कनेक्शन भी मिला है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। बताया यह जा रहा है कि त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा गांव में 90 बीघा जमीन खरीदी गई। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के सास और ससुर साधना राम और अनिल राम हैं, और इस बात का खुलासा मेरठ पुलिस की जांच में हुआ है। ये देखिए जो खुलासा हुआ उसके कॉपी भी एक तरफ आप देख पा रहे हैं। अब इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है, कई सियासी बयान भी छोड़े जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला किस तरीके से सियासी हो चला है उत्तराखंड के लिहाज से, आप देखिए मसला यूपी का, लेकिन सियासत इसको लेकर हो रही है उत्तराखंड में। कई नाम सामने आ रहे हैं, पहले नौकरशाही से इसका कनेक्शन जुड़ रहा था, कई अधिकारियों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब मामला पूरी तरीके से सियासी हो चला है। कई बड़े नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री देखिए विजय बहुगुणा के बेटे हैं साकेत बहुगुणा, उनके सास ससुर के नाम ये फर्म पर फर्जीवाड़े का आरोप है, और ये कहा जा रहा है कि अभी और भी नाम सामने निकल करके आ सकते हैं। शुरुआती तौर पर ये नाम सामने है। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या अपडेट है और किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ते ही हलचल शुरू हो गई है उत्तराखंड में, ये जान लेते हैं। हमारे साथी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद देखिए मसला यूपी का है, लेकिन इसको लेकर अधिकारियों के नाम भी उत्तराखंड से सामने आ रहे हैं, सियासी कनेक्शन भी उत्तराखंड का निकल करके सामने आ रहा है। सबसे पहले तो अभी ताज़ा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर, आप बताएं विनोद। दीपा देखिए, वैसे तो इस पूरे मामले को लेकर ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप का माहौल है। अब इंतजार इस बात का है आखिरकार धामी सरकार जिन जिन अधिकारियों की परिजनों की संलिप्तता यहाँ पर देखने को मिल रही है उन पर आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई करती है। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग का पार्ट है कि आखिरकार जांच के बाद में किस तरीके की संलिप्तता अधिकारियों की रही होगी या उनके परिजनों की रही होगी, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप का माहौल है और सभी इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मसले में अब आगे क्या होने वाला है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का कल पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में आई है कि भले ही मसला उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन जो कानून है वो कानून अपनी तरीके से काम करेगा। और दीपा ये भी बात बता दें कि भले ही यूपी का मसला हो, लेकिन अधिकारी जो रहे हैं, उनके परिजन जो रहे हैं और ख़ासकर जो अधिकारी हैं, उन्होंने उत्तराखंड में सेवाएं दी हैं। यानी 2 IAS हैं, 1 IPS है, उनकी लगातार बड़े पदों पर हरिद्वार में तैनाती हुई है, अलग अलग पोस्टिंग में। उनके परिजन का ये पूरा मसला है।
दो आईएएस हैं, एक आईपीएस हैं, उनके तमाम सगे संबंधियों के नाम पर मुकदमे दर्ज यूपी में हुए हैं। तो ये अभी जांच का पार्ट है कि जांच में किस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और एक जानकारी ऐसी भी मिल रही है जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है, 1-2 नाम इस कड़ी में और जुड़ सकते हैं। यानी उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में अभी जांच के बाद में पता चलेगा आखिरकार किस तरीके की जांच होगी और जांच में किन अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। लेकिन उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक तरफ तो हड़कंप का माहौल है, तो वहीं दूसरी जो जानकारी मिल रही है कि 1-2 नाम और भी सामने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश का मसला जरूर हो, लेकिन कानून अपनी तरीके से काम करेगा। पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की आई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहा है, निष्पक्षता से जांच कराने की मांग कर रहा है। तो अब इंतजार दीपा इस बात का होगा कि इस पूरे मामले में अब तक जांच किस तरीके की होगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से जांच की जानी है। और अभी ये तमाम जितने भी अधिकारी यहाँ पर सामने आए हैं, यानी अभी तक उत्तराखंड के 3 अधिकारी हैं, एक आईपीएस अफसर है, 2 आईएएस अफसर हैं। कार्रवाई तो उन सभी पर होगी ही, लेकिन मामला यूपी का है। और ये भी साफ है कि दादरी से लेकर के देवभूमि तक किस तरीके से घोटाला हुआ और इस जांच की आंच उत्तराखंड तक किस तरीके से पहुंची है। अब किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है, कौन कौन नाम सामने आते हैं, किस किस के नाम सामने आते हैं, क्या और खुलासा होता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी है। आज पिथौरागढ़ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। माउंटेन साइकिल रैली की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई और भी कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है, जिनमें भी उनको शामिल होना है। भाजपा दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक बैठक होनी है और फिर खबर यह है कि शाम को वो खटीमा वापस जाएंगे। सुबह 9:30 बजे देहरादून से पैतृक गांव हड़खौला पहुंचने का वक्त उनका है। और ये मिनट टू मिनट का पूरा कार्यक्रम किस तरीके का है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, वो आपको बता रहे हैं। और इसी पर हमारे साथी योगेश जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। योगेश, क्या जानकारी मिल रही है सीएम के आगमन को लेकर? गीता, मैं बताना चाहूंगा, देहरादून से मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंच चुके हैं और हड़खोला गांव से वो पाकू कुटगाड़ी मंदिर आएंगे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद पाकू से भुंजी के लिए रवाना होंगे, जहां पे माउंटेन कीलिंग साइकिल का वो उद्घाटन करेंगे और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पे वहाँ पे 75 झंडे आर्मी ग्राउंड में फहराए जाएंगे। और उसका शुभारंभ करने के बाद वो पिथौरागढ़ नैनीसैनी हवाई पट्टी पहुंचेंगे, जहाँ पे डीआरडीए के गेस्ट हाउस से वो विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वो भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा के पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर 4:40 में खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है योगेश, आप लगातार उनके दौरे पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी।